मैं शुरू करती हूँ आज का कार्यक्रम। और गोंडवाना दर्शन पत्रिका गई फेसबुक लाइव पेज नु एन होरमारिन स्वागत ननेन होरमारिन मुंजरा ननेन आरा होरमा ईरूर आरा मिनुरिन इंगह तरती जोहार बएन। गोंडवाना दर्शन पत्रिका के फेसबुक लाइव पेज पर जितने भी श्रोता दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं सभी को गोंडवाना दर्शन परिवार की तरफ से मैं अनु सुमन बड़ा सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को जय सेवा और जोहार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी से क्षमा मांगूंगी क्योंकि आज थोड़ी यहाँ पर बिजली की समस्या है, इस कारण हो सकता है वीडियो क्लियर ना आए। और सबसे पहले मैं गोंडवाना दर्शन पत्रिका के संस्थापक पेनवासी सुंदर सिंह ताराम जी को आदरांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत से और बड़ी लगन से गोंडवाना दर्शन पत्रिका को 32 सालों से 1986 से लेकर लगातार 32 सालों तक उसका सफल संपादन किया। और जब तक जीवित रहे उन्होंने आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि वो एक आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन समाज के लिए, समाज के साहित्य को समृद्ध करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर आदिवासी समाज के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने जीवन भर जब तक जीवित रहे उन्होंने आदिवासी समाज को साहित्य और इतिहास उसका संकलित कर उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसलिए उनको बहुत बहुत उनका आभार करती हूँ और उन्हें भी सेवा जोहार करती हूँ, जय सेवा कहती हूँ। और इसके साथ ही गोंडवाना दर्शन परिवार फेसबुक लाइव चला रहे हैं। पूरी टीम को, जो फेसबुक लाइव टीम है, उस टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने कल फेसबुक लाइव कार्यक्रम का 50 एपिसोड मतलब अर्धशतक पूरा कर लिया कल। तो सभी पूरी टीम को, टीम में उषा किरण आतराम मैम है, नंद किशोर नेताम जी हैं, विच्चू वड्डे हैं, शताली चंडमाके हैं, प्रवीण मंडावी है, रमेश कोरचा हैं और कमलेश गोंड जी हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने इतना सफल कार्यक्रम को अर्धशतक पूरा किया और शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह आगे भी करते रहें और शतक पूरी करें, और सिर्फ एक शतक नहीं, कई शतक पूरी करें। और सभी को, जो भी दर्शक और श्रोता हैं, वो भी बहुत बहुत उनका भी आभार, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है और उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। क्योंकि दर्शक भी प्रोत्साहन बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सारे दर्शकों का भी आभार और अभिनंदन। आज के विषय को हम लोग आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं गोंडवाना दर्शन पत्रिका के बारे में
थोड़ी सी और कुछ कहना चाहती हूँ। गोंडवाना दर्शन पत्रिका जैसे मैंने बताया 1986 से प्रकाशित पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो रही थी, और अभी लगभग मेरे ख्याल से 2 सालों से ये बंद है। हालांकि गोंडवाना की जो भी फेसबुक लाइव टीम है और बाकी टीम है, और उषा किरण मैम और शताली जी फिर से पत्रिका को फिर से शुरुआत करने की सोच रहे हैं। कल जैसे उषा किरण मैम ने भी कल जब अर्धशतक पूरा करने के उपलक्ष्य में जब फेसबुक में लाइव आई थी, तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि हम लोग फिर से पत्रिका शुरुआत करेंगे ऑनलाइन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो एक अच्छे पाठक के रूप में भी वो गोंडवाना दर्शन पत्रिका का सहयोग करेंगे और गोंडवाना दर्शन पत्रिका का सहयोग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ताकि गोंडवाना दर्शन पत्रिका को प्रोत्साहन मिले। उसमें जो भी कार्य कर रहे होंगे, जो लिख रहे होंगे, संपादक मंडल जो होंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और ठीक है, आज हम लोग आगे के कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं। और आज मैं झारखंड से हूँ, और झारखंड मेरा ज़्यादातर मैं कुड़ुख ट्राइब से हूँ, कुड़ुख समुदाय से हूँ, आदिवासी समुदाय से। तो मैं कुड़ुख समुदाय पर कुछ बहुत उस पर बात करूँगी। उसके सामाजिक संरचना कहें, ढांचा कहें, व्यवस्था कहें, संस्कार संस्कृति कहें, इन सब पर मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूँगी। और थोड़े लोक गीतों, लोक कथाओं आदि पर भी थोड़ी चर्चाएं हम लोग करेंगे। और कुछ उषा आंटी ने कहा है कि कुछ मैं थोड़ी बहुत कुछ कविताएं लिख लेती हूँ, कभी कभार इच्छा होती तो लिख लेती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि कविताएं भी मेरी सुनाना, तो मैं अपनी कविताएं भी आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पेज पर बने रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं झारखंड के उरांव समुदाय के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ झारखंड का जो कुड़ुख समुदाय, वो कुड़ुख और उरांव अगर मैं बोलूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअल वास्तव में कुड़ुख ही बोला जाता है। हम लोग कुड़ुख लोग हम खुद को कुड़ुख कहते हैं, लेकिन कागजात में हमें उरांव कह के संबोधित किया गया है। हमें उरांव के नाम से हमें चिन्हित किया गया है। तो कभी कभार उरांव भी आ जाएगा और कभी कुड़ुख आएगा, तो इसमें ज़्यादा परेशान या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुड़ुख और उरांव एक ही है। तो यहाँ उरांव झारखंड में दूसरे नंबर पर, उनकी जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पर आते हैं। और मतलब इनकी सामाजिक संरचना और संस्कृति मुंडाओं से बहुत कुछ, उरांव और मुंडा का बहुत कुछ लगभग मिलता जुलता है। चाहे पहनावा ओढ़ावा की बात करें, उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। हालांकि अगर हम देखें तो पूरे भारत या पूरे विश्व के आदिवासी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी संस्कृति, कला कहिए, उनके खान पान, रहन सहन में बहुत सारी समानताएं होती हैं। हम लोग विविधता में भी समानता वाले हम लोग समुदाय हैं। और यहाँ के जो कुड़ुख है, जैसे मैंने बताया, दूसरे नंबर पर हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। और उनकी जो सामाजिक संरचना है, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें तो हमारी ध्वस्त सामाजिक संरचनाएं हैं जो ध्वस्त होती जा रही हैं। कुछ हैं जो बरकरार हैं, कुछ अपने रूप कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं जो परिवर्तित हो रही हैं, उनका रूप परिवर्तन हो रहा है, कुछ यथावत बने हुए हैं। और तो इसी पर मैं चर्चा करूंगी। और सबसे पहले जैसे अगर हम एक बदलता हुआ अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं जैसे हमारी सामाजिक संरचना में जैसे हम लोग सुनते हैं, पढ़े हैं, धुमकुड़िया कहते हैं, जो एक शिक्षा
का एक केंद्र है हमारा, मतलब एक आदिवासी पारंपरिक शिक्षा केंद्र होता है धुमकुड़िया, जिसको गोटुल कहते हैं, धुमकुड़िया कहते हैं। कुड़ुख में उसको जोंख एड़पा या पेल्लो एड़पा भी कहते हैं। जो हमारे युवागिरी, जिसको हिंदी में युवागिरी उसको अनुवाद किया गया है युवागिरी, जहाँ पर युवा लोग इकट्ठे होते हैं और अपने पारंपरिक ज्ञान को वो लोग सीखते हैं। पारंपरिक ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो हम लोग, आप लोग जानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम आदिवासी समाज में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी विशेषताएं हैं, अगर हम हर चीज़ को अगर विस्तार से बात करने लगें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो मैं सब चीज़ को बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, संक्षेप में ही मैं बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समेटना है। और अगर हम गोटुल की बात करें, उसमें पारंपरिक शिक्षा होती है। और उस वो जो हमारा गोटुल या धुमकुड़िया कहें, जोंक एड़पा कहें, वो बीच में लगभग एक तरह से ख़त्म हो गया था। वहाँ पर बीच का जो समय था हमारा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध में हम अपने धुमकुड़िया को, हम उसका अस्तित्व हम लोग खोते जा रहे थे। लेकिन हम जैसे 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो जैसे मैं देखती हूँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में गोटुल व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित हो रही है। मैं यहाँ झारखंड में भी देख रही हूँ कि यहाँ भी धुमकुड़िया या जोंक एड़पा वो पुनः नए तरीके से वो मतलब नए तरीके से उसको फिर से संचालन करने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे यहाँ झारखंड में भी रांची में एक खुला है, फिर और कुछ मित्र हैं जो अलग अलग गांव क्षेत्र में भी, जहाँ मतलब अब धुमकुड़िया लगभग एक तरह से पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका था। 20वीं सदी के लगभग उत्तरार्ध में लगभग खत्म हो चुका था। अभी उसको नए सिरे से उसको स्थापित किया जा रहा है। और भाषा, जो हमारी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भाषा को भी भूलते जा रहे हैं, तो उस धुमकुड़िया में मेनली वाद्य यंत्र और भाषा सिखाने का, मतलब वो एक प्रारंभिक प्रक्रिया से शुरू हुआ है। और इस तरह से हम देख रहे हैं। फिर धुमकुड़िया एक तरह से कहा जाए, हमारा धुमकुड़िया जो है वो एक सामूहिकता की भी एक बात करता है। उसमें हम सामूहिकता को हम शामिल करते हैं। वो एक सामूहिक ज्ञान परंपरा है, जहाँ पर हम सिर्फ सीखते नहीं हैं। धुमकुड़िया की एक खासियत ये है, धुमकुड़िया या गोटुल की एक खासियत ये है, सिर्फ वहाँ हम सीखते नहीं हैं। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर शिक्षक होते हैं जो हमें सिखाते हैं और हम सीखने जाते हैं। लेकिन गोटुल और धुमकुड़िया की खासियत ये है कि हम वहाँ पर सिर्फ सीखते नहीं हैं, वहाँ पर हम सिखाते भी हैं। हम एक दूसरे को अपने ज्ञान की, जो हम अपना ज्ञान एक दूसरे को बांटते हैं। वहाँ पर जो हमारे बड़े हैं वो हमें सिखाएंगे और हम छोटे सीखते हैं, और हमसे जो छोटे हैं हम उसको सिखाते हैं। तो वहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि जो छोटे हैं वो अपने से मतलब अब बड़े को नहीं सिखा सकते हैं। उनके पास भी अगर कोई अपनी हुनर है, कला है, तो वो वहाँ भी उस तरह से शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये हमारी एक पारंपरिक व्यवस्था है, पारंपरिक शिक्षा केंद्र है। और फिर सामूहिकता की बात होती है तो अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे एक है सामूहिक कार्य में ही एक आता है मदैत, जिसको हमारे यहाँ झारखंड में मदैत कहते हैं। मदैत का मतलब होता है मदद करना। मदद करना, जैसे किसी के घर, जैसे अभी बरसात का मौसम है, खेती बाड़ी का समय है, रोपा रोपने का समय है, तो जैसे किसी का खेत मतलब रोपनी हो रही है, तो लोग, उस गांव के लोग उसके खेत में काम करने के लिए जाते हैं, मदद करते हैं, और उसके बदले में किसी तरह का वो पैसा या कोई मजदूरी नहीं लेते हैं। ये होता है मदद करना। और फिर दूसरा है पंचा, या उसमें पंचा होता है जिसमें लोग मतलब जाते हैं खेत काम करने के लिए, किसी के गांव में मतलब जाते हैं, लेकिन उसका जो एक मजदूरी कहें या एक जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो बहुत न्यूनतम होता है। एक तरह से वो भी एक कम कॉस्ट में मदद करने की एक परंपरा है। जो जैसे अगर मतलब अभी वर्तमान में उसका क्या है ये मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन काफ़ी समय पहले तक, मतलब अभी कुछ दिन पहले तक, मतलब 20 रुपया एक दिन का मतलब वो था,
मजदूरी कहें या जो भी कहें, एक दिन का कार्य करने का जो पैसा था, मतलब 20 रुपया, ये क्योंकि इसका मतलब होता है कि कम पैसे में हम ज़्यादा सहयोग करना, ये होता है इसका उद्देश्य। फिर तीसरा है पसरी, जिसे यहाँ झारखंड में बहुत सारे क्षेत्र में लोकल भाषा में जिसे बदला भी कहते हैं। बदला का मतलब इस पद्धति में होता है, ये भी एक सामूहिक क्रिया ही है, जिसमें मेरे पूरे गांव वाले लोग इसमें भी पूरे गांव वाले शामिल होते हैं। और उसमें होता है कि मेरे खेत में अगर काम करने के लिए कोई आता है, रोपा रोपने के लिए या हल जोतने के लिए कोई आता है, तो मेरे घर से भी जब उसके खेत में जब काम होगा तो मेरे घर से भी जाएंगे। ये है पसरी, या इसको बदला भी कहते हैं लोकल यहाँ। अब पसरी कम लोग जानते हैं और बदला कहने से ज़्यादा लोग समझते हैं। तो ये है यहाँ की मतलब सामूहिक प्रथा। और सिर्फ यहाँ नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कई जगह मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा तो मैंने लेकिन नहीं देखा है या नहीं समझ पाई हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कई ऐसे आदिवासी समुदाय को देखे हैं। झारखंड से बाहर भी मैंने कई ऐसे आदिवासी समुदायों को देखा है जहाँ पे इस तरह की प्रथाएं हैं। और जब हम सामूहिकता की बात करते हैं तो हम कई चीज़ों को हम शामिल करते हैं, सिर्फ यहाँ कार्य करने में नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं जब कुछ त्योहार हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भी सहयोग की भावना होती है। जैसे गांव में कोई संस्कार है, कोई त्योहार है, शादी ब्याह, छठी या कुछ इस तरह का गमी, इस तरह का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है किसी के घर में, तो उसके लिए किसी तरह का कोई मजदूरी नहीं लेता है। सब निस्वार्थ भाव से सारा कार्य करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे अगर किसी घर में अगर शादी है तो उस गांव के सारे युवक युवती उस गांव में, उस घर में काम करने के लिए जाएंगे, लोगों की उस घर की मदद करेंगे। और अगर मैं इसी कड़ी में अगर सामूहिकता की एक बात और करूं, तो जैसे शादी की बात हुई और सामूहिकता की बात हो रही है, तो मैं और एक बात पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ। शायद बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारे आदिवासी समुदाय में हो सकता है ये प्रथा हो कि जब शादी होती है किसी के घर में तो न्योता जाते हैं हम लोग, जिसे न्योता कहते हैं। तो उस न्योता में चावल, दाल, सब्जी, नमक, जो भी नमक, हल्दी, मसाला, जो भी जिसको जो सब जिसके पास जिसकी जो क्षमता है, जो दे सकता है, जितना दे सकता है वो लेके जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो लेके जाते हैं और जिस घर में शादी हो रही है उस घर को वो देते हैं, उस घर में देते हैं। तो ये एक सामूहिक सहयोग की परंपरा हमारे आदिवासी समाज में है। हालांकि अब बहुत शहरों में अब ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। ये जो सामूहिक विवाहिक जो सहभागिता है या सहयोग की जो भावनाएं हैं, ये अब शहरों में एक तरह से कहा जाए ये छुप रहा है, विलुप्त हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि लोग अब शहर में थोड़ा दिखावा की प्रवृत्ति में आ गए हैं। तो चावल लेके कौन जाएगा, क्योंकि सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, तो वैसे में चावल दाल लेके जाना उनको थोड़ा असहज महसूस होता है शायद। इसलिए ये जो सामूहिक सहयोग की भावना है ये कम हो रही है। और फिर जब हम आगे बात करते हैं तो त्योहारों में जैसे हम लोग, वैसे हम आगे जब त्योहार की हम बात करते हैं तो त्योहारों में भी मतलब आदिवासी समुदाय, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो अकेले त्योहार मनाते हैं, लेकिन जो आदिवासी समुदाय है वो समूह में त्योहार मनाता है। साथ में नाचना गाना खाना पीना सब साथ में होता है। जैसे हम करम की बात करें तो करम, जैसे अभी कुछ दिन बाद करम आने वाला है, और करम जब होता है तो लोग मतलब महीने भर पहले से करम की तैयारी करते हैं। हर दिन अभी शुरुआत हो गई होगी गाँव में कि शाम में सब अखड़ा में जाते हैं नाचने के लिए,
अखड़ा में जाके सब लोग खाना वाना खा के जाएंगे, नाचेंगे थोड़ी देर, उसके बाद में फिर वापस घर आएंगे। इसी तरह हर दिन एक तरह से कहा जाए, एक रिहर्सल कहिए, या फिर एक तरह से कहा जाए कि शाम मतलब खेती बाड़ी करके आते हैं, थकान होती है, और फिर उसके बाद में नृत्य करके अपनी थकान मिटाते हैं, गा कर अपनी थकान मिटाते हैं, ये भी कह सकते हैं एक तरह से। क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में एक गाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेमेडी है। हम लोग कहते हैं गाना ही, बोलना ही गीत और चलना ही मतलब नृत्य है। तो उसी तरह से हम लोग हर चीज़ में, जैसे हम लोग जब हम लोग रोपा रोपने जाते हैं तो वहाँ गाना गाते हैं, शादी विवाह मृत्यु जन्म संस्कार जो भी हो, हर जगह हम लोग गाना गाते हैं। हमारे लिए गाना नाचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें भी हम लोग सामूहिकता, हमारी सामूहिकता झलकती है। हम लोग एक साथ एक दूसरे को पकड़ कर नाचते हैं, हमारा पैर है, हमारा हाथ है, वो हमारा एक दूसरे से मिलता जुलता है, हम उसको कहते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे एक जैसा नाचते हैं, सब लोग एक जैसा। तो वो भी एक सामूहिकता का प्रतीक है कि हम सब एक जैसे काम कार्य करते हैं। और फिर अगर हम फिर आगे फिर अगर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो फिर जब नृत्य की बात आ गई तो फिर हम थोड़ा सा त्योहार पर भी हम बता देते हैं। झारखंड में कुड़ुख लोगों का मुख्य रूप से 4 त्योहार हैं। फग्गू जो फरवरी के आसपास में मनाया जाता है, जिसमें मतलब कुछ लोग इसे होली के रूप, होली मतलब कुछ लोग होली कहते हैं, लेकिन होली हमारा त्योहार नहीं है। होली के समय ही ये फग्गू मनाया जाता है। लेकिन जैसे हमारी आदिवासियों की या कुड़ुख लोगों की जो फग्गू होता है, और दूसरे लोगों के जो त्योहार है, होली है, उससे हमारा भिन्न है। जैसे मैं देखती हूँ, जब मैं छोटी थी तो गांव में लोग परास फूल या फिर मुर्का फूल कहते हैं, उस फूल को उबाल के उसके पानी से लोग खेलते थे, उस पानी से खेलते थे। हमारे आदिवासी समाज में कोई मतलब अप्राकृतिक या आर्टिफिशियल रंग हमारे में, हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, और हम लोग प्रकृति से ही हम प्रकृति से ही सारा चीज़ लेन देन की जो जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं, हम लोग प्रकृति से ही हमारा जुड़ा होता है। हम लोग फग्गू में भी हम लोग जो मुर्का फूल कहते हैं, पलास का फूल कहते हैं, पारस फूल, जो भी एक ही फूल का नाम है, उस फूल के रस से या फिर उसको उबाल के उसके रंग से हम लोग रंग खेलते हैं। और मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी फग्गू और होली में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे फग्गू में हम लोग उस पेड़ का नाम, उस पेड़ का नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो वो एक पेड़ है जिसका, सॉरी माफ़ करिएगा, हो सकता है बाद में याद आ जाए तो मैं बता दूंगी, पर अभी थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। तो उस पेड़ की जो कुंवारा पेड़ जो होता है, जिसमें कभी फूल ना लगा हो, उस पेड़ को काट के लाते हैं और उसको जला के हम लोग उसको फगुआ काटते हैं, या काटना कहते हैं, वो हम करते हैं। और सेमल का पेड़, ओके ठीक है, याद आ गया, सेमल पेड़ का, उस पेड़ का ला के हम लोग उसको जलाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग होली का दहन की बात करते हैं, हमारा आदिवासियों का फग्गू और गैर आदिवासियों का होली, ये दोनों अलग है। हम लोग, बहुत सारे लोग उसको मिक्स कर देते हैं, अनजानवश हम लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हमारा त्यौहार होली नहीं है, हमारा त्यौहार फग्गू है, जिसमें हम सेमल का पेड़ जो कुंवारा पेड़ होता है, उस पेड़ की 3 डाली लाकर उसको
जलाते हैं और हम लोग फग्गू काटते हैं और हम लोग प्लास फूल के उबाल के उसके पानी से हम लोग खेलते हैं। वो हमारा वो होली नहीं है। और फिर दूसरा आता है खद्दी या सरहुल। मतलब हमारे हर त्योहार के कुछ पीछे कुछ कहानी, कुछ रोचक कहानियाँ जुड़ी हैं। हालांकि उन कहानियों में मैं बहुत नहीं जाऊंगी क्योंकि कहानियाँ बहुत लंबी लंबी हैं और इतना वक्त नहीं है कि मैं इतने मतलब कम समय में एक कहानी को भी समेट पाऊँ। हालांकि जैसे मतलब ठीक है, फिर भी मैं फग्गू के बारे में थोड़ी सी बता देती हूँ। जैसे फग्गू का जो त्यौहार है उसमें उसकी कथा इस प्रकार है कि आदिवासी एक गांव था, वहाँ पे सेमल का एक पेड़ था जहाँ पर गिद्ध रहते थे। दो गिद्ध रहते थे, सोना और रूपा करके। तो ये दोनों गिद्ध जो थे वो वहाँ के बच्चों को, लोगों को उठा के अपने घोंसले में ले जाते थे और उनकी हत्या करते थे, उनका शिकार करते थे। तो इसलिए उस गिद्ध को मार के, क्योंकि उस गिद्ध को मतलब फिर जब लोगों को पता चला कि ये गिद्ध इस तरह से हमारे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, तो उस गिद्ध को मार के फिर मारे इसलिए क्योंकि वो सेमल पेड़ में वो गिद्ध बसे थे। इसलिए हमारे मतलब आदिवासी मतलब समुदाय में सेमल के पेड़ को काटा जाता है कि उस जिस पेड़ में वो गिद्ध बसे थे उस पेड़ की डाली को प्रतीकात्मक रूप से, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से उस पेड़ की जो कुंवारी डाली है उसको लेके आते हैं, काटते हैं और जलाते हैं। और रंग खेलना वो एक हर्षोल्लास का एक उत्सव है कि हाँ रंग खेल रहे हैं, एक दूसरे को रंग में डाल रहे हैं। तो वो एक उत्सव है, नाचना गाना उत्सव मनाना, ये एक हमारे परंपरा में है। तो हम लोग इस चीज़ को तो समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे और दूसरे जो होली जलाते हैं उसमें वो गंदी गंदी चीज़ें, सूखी डालियाँ और बहुत सारी चीज़ें वो डालते हैं। हमारे में, हम आदिवासी समुदाय में ऐसा नहीं है। हमारे पीछे कहानी है, हमारी एक और वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई है ऐसा ना। और एक खासियत ये भी है हमारे आदिवासी लोक कथाओं में, लोकगीतों में, हमारी आदिवासी लोक कथा और लोकगीतों में हम लोग प्रकृति से अलग नहीं रहते हैं। चाहे वो गीत हो, कहानी हो, हम लोग चाहे बुझौल हो या फिर कहावत, जो भी कहिए, हर जगह हम लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं। हमारे हर चीज़ प्रकृति से जुड़े होते हैं। कोई भी कहानी या फिर गीत आप ले लीजिए, उसमें भी आप प्रकृति से, जैसे हमारे लोक कथाओं में आप जब भी सुनिएगा तो उसमें शियार होंगे, भालू होगा, बंदर होंगे जो प्रकृति से जुड़े हुए, हाथी होंगे। तो इस तरह से है, ठीक है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ जानवर जुड़े हैं, उनमें पेड़ भी जुड़े हैं। और उस कहानी में जो हमारे पात्र जो होते हैं वो पेड़ पौधे से, जानवरों से बात भी कर रहे होते उन कहानियों में। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो प्रकृति से संवाद करने का एक प्रतीक है। और ये सच भी है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति को मतलब उसका हमसे जो जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधे, जानवर जो भी जुड़े हैं, उनकी प्रकृति या उनके व्यवहार से हम चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम समझते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग चींटी के या फिर घुघुर के, और घुघुर का आवाज़ सुन के हम बताते हैं अगर वो पेड़ के मतलब कितनी ऊंचाई में मतलब रो रहा है, वो आवाज़ कर रहा है, तो बारिश कितनी नज़दीक है, ये हम अनुमान लगाते हैं। चींटियों के व्यवहार से हम पता करते हैं कि मतलब बारिश होने वाली है। अगर चींटियां अपने अंडे लेके जा रही हैं कहीं दूसरे ऊंची जगह, या कहीं बाहर दूर जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, अपने अंडे को वो सुरक्षित जगह ले रही हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि तेज़ बारिश होने वाली है। जब दिन में अगर बारिश हो रही है और मुर्गियाँ या पक्षियाँ जब घर की ओर लौट रही है, तो
तो हम मान लेते हैं कि हाँ तेज़ बारिश होगी और मूसलाधार बारिश होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब जो हमारी लोक कथाओं में अगर हम प्रकृति से हम जुड़े हैं, हम संवाद करते हैं, जो हमारे कैरेक्टर हैं, जो अगर उनसे प्रकृति से बात कर रहे होते हैं, चिड़ियों से बात करते हुए दिखाए जाते हैं। तो जैसे एक मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। एक बहुत प्रचलित कहानी है इधर हमारे छोटे नागपुर एरिया में, एक तुरता बूढ़ा और एक तुरती बुढ़िया, इनकी एक बुढ़िया की कहानी है, जिसमें वो बुढ़िया है, वो उसमें सियार की कहानी है। सियार है, कुछ मुर्गियां हैं, जो कुछ सियार होते हैं जो उस बुढ़िया के बहुत सारे मुर्गी होते हैं, उसको वो लोग मतलब उठा के वो ले जाते थे, खा जाते थे। तो एक दिन वो बुढ़िया उन सियार लोगों को न्योता देती है अपने यहाँ कि आओ मेरे यहाँ आज भोज है। तो फिर जब वो उन सियारों को बुलाती है, भोज निमंत्रण देती है अपने यहाँ, और सब सियार को बांध देती है। और जब उनसे वो सियार उस बुढ़िया से बात कर रहे होते हैं, वो बुढ़िया उनको बांधती है, और वो पहले तो उस बूढ़ा को, क्योंकि सियार उस बूढ़े से डरते थे, तो उस बूढ़ा को वो बाहर भेज देती है। और जब सियार आते हैं तो सबको बांध देती है, और वो बुढ़िया गाना गाती है कि भूलते चलते आबे रे तुरता बूढ़ा बोल के। जब वो गाना गाती है तो वो सियार लोग बोलते हैं कि नानी ऐसे गाना मत गाओ, डर लगता है, ऐसे करके। तो इस तरह से वहाँ पे सियार लोग उस नानी से बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक मतलब ये तो एक कथा है, कहानी है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि हमारे लोक कथाओं में कैसे हम लोग प्रकृति से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं जानवरों से। आप कई कहानियों में सुनेंगे, आप पेड़ों से बात करते हुए लोगों को सुनेंगे। तो हम लोग पेड़ों की प्रकृति, ऐसा नहीं है कि हम लोग पेड़ों से बात नहीं करते हैं, या पेड़ों की जो हाव भाव हैं उसके व्यवहार से हम लोग नहीं वातावरण को समझते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ ऐसे पेड़ हैं, जैसे बांस का फूलना, जैसे बांस का फूल सामान्यतः जल्दी नहीं खिलता है, बांस में फूल जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन जब बांस में फूल लगते हैं तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि अकाल होगा। तो इस तरह से हम लोग पेड़ से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा जो जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम लोग उसके प्रकृति हमसे जुड़ी है, हम प्रकृति से जुड़े हैं। और जैसे एक तरह से जो तथाकथित मुख्य धारा के समाज हैं, जो हमें प्रकृति, जैसे हम लोग कभी जंगल से जलावन पत्ते, कुछ पेड़ काट लेते हैं, ज़रूरत की चीज़ें ले लाते हैं, तो हमें प्रकृति का, हमें वो बोलते हैं कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। पर शायद उन्हें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी पेड़ को काटते हैं तो हम उस पेड़ को पूरी तरह से काटते नहीं हैं। उस मतलब ज़मीन जड़ से नहीं निकाल लेते हैं उस पेड़ को। पेड़ की कुछ तना का कुछ हिस्सा छोड़ के हम काटते हैं। और जब हम पेड़ काट रहे होते हैं तो उस पेड़ को हम प्रणाम करते हैं। पहले एक तरह से ये कहा जाए कि हम उस पेड़ से हम माफ़ी मांगते हैं। जब हम उसको प्रणाम करते हैं तो एक तरह से कहा जाए कि हम उस पेड़ से माफ़ी मांगते हैं कि पेड़ हम तुम्हें काट रहे हैं, पर क्योंकि हमारी ज़रूरत है इसलिए हम तुम्हें काटना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम उसे क्षमा मांगते हैं। पहले क्षमा मांगते हैं, फिर उस पेड़ को हम काटते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते। हम उस पेड़ को उतना ही काटते हैं जिससे वो फिर से वो अपना अस्तित्व फिर से प्राप्त कर सके। मतलब वो पेड़ फिर से उस पेड़ में फिर नई फुनगियाँ आती है, कई बार होता है कि उस पेड़ में नए पौधे उगते हैं, नए ब्रांचेस आते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो फिर हम त्यौहार की बात करते हुए इधर बहुत दूर प्रकृति की ओर आ गए, तो फिर हम पुनः त्यौहार की ओर वापस लौटते हैं। तो फिर अगला त्यौहार हमारा सरहुल है। ये सरहुल हमारा मार्च अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। इसमें हम लोग सखुआ पेड़ का हम लोग एक तरह से पूजा करते हैं, और उसमें भी उस पूजा करते हैं। चूँकि ये मार्च अप्रैल के आसपास होता है तो एक तरह से जो देखिए इसमें भी हमारी सरहुल की, अगर हम सरहुल जिसे हम कुड़ुख में से खद्दी कहते हैं,
तो इस खद्दी में भी, खद्दी का जो त्यौहार है, पर्व है, इसमें भी हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसमें भी हमारी जो दिनचर्या है ये जुड़ी हुई है। तो आइए हम बताते हैं किस तरह से इसमें हमारी दिनचर्या जुड़ी हुई है। जब हम खद्दी मनाते हैं, जो हमारे पहान होते हैं, सखुआ का पेड़ का पूजा करते हैं और उस समय वहाँ पर एक घड़े में पानी रखते हैं, और जिस तरह से घड़े का पानी को वो देखते हैं पूजा करने के पश्चात, जब घड़े का जो पानी का जो लेवल है उसके अनुसार वो मौसम का वो अनुमान लगाते हैं कि इस साल बारिश कैसे होगी। ठीक है, अगर जैसे कि अगर मान लिया घड़े का पानी नीचे जाता है, कम रहता है, तो इसका मतलब होता है कि बारिश इस वर्ष थोड़ी कम होगी, हो सकता है अकाल पड़े, मतलब इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। और जब घड़े में पानी अच्छे खासा भरा रहता है, लबालब रहता है, तो उम्मीद की जाती है कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी और खेती भी इस बार बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारे सारे त्यौहार भी हैं जो हमारी दिनचर्या और हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं करम। अभी अगस्त के अंत में हमारा करम का पर्व आने वाला है। इसमें भी, इसके पीछे भी, हमारे हर त्यौहार के पीछे कुछ मतलब एक तरह से कहा जाए मिथकीय कहानी हम कह सकते हैं, या जो कहानी कह सकते हैं, मतलब एक आदिवासी हमारे कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो करम का त्यौहार हमारा अगस्त के महीने में आता है। इसमें हम करम डाली, करम का एक पेड़ होता है, करम का पेड़ होता है, उस डाली को काट कर अखड़ा में गाड़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पूजा नहीं कह सकते हैं, हमारे आदिवासी समाज में मुझे लगता है कि पूजा शब्द बाद में आया है, क्योंकि जब हम आदिवासी गाना की बात करते हैं तो उसमें पूजा शब्द कहीं प्रयोग नहीं होता है, उसमें सेवा की बात की जाती है। तो हम उस करम की सेवा करते हैं। जैसे एक गाना भी है, वैसे आंटी ने मुझे कहा है कुछ गाना भी मैं बताऊंगी। तो जैसे एक गाना है, करम से संबंधित एक गाना है, सातो भैया रे सातो करम गाड़े, सातो गोतनी सेवा कर हो, सातो गोतनी सेवा कर। मतलब 7 भाई रहते हैं जो यहाँ पर मैं सेवा की मैंने बात की, मैंने पूजा और सेवा की मैंने बात की, तो इसलिए मैंने ये गाना आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जैसे इस गाने में करम की पूजा की बात नहीं हो रही है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि करम पूजा बहुत आसानी से हम लोग प्रयोग करते हैं। करम पूजा जैसे पोस्टर, बैनर या शुभकामनाएं देते हैं, तो करम पूजा की शुभकामनाएं बहुत लोग देते हैं। पर मुझे लगता है, हो सकता है कि मतलब बहुत सारे विद्वान तो इसमें सहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हमारे में ये पूजा नहीं, हमारे में सेवा होती है। क्योंकि हम लोग करम की डाली जब लेके आते हैं तो उसे साज सम्मान अखड़ा के बीच में गाड़ा जाता है, और उस अखड़ा के बीच में गाड़ के फिर उसके इर्द गिर्द हम लोग नाचते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसमें चावल डालते हैं और उसकी सेवा करते हैं, है ना। तो पूजा करना, पूजा शब्द मेरे ख्याल से शायद अनुचित होगा, क्योंकि हमारे में पूजा नहीं, सेवा की जाती है। हम उस पेड़ की सेवा करते हैं, उस करम डाली की सेवा करते हैं। और चूँकि अगर हम इसमें भी अगर हम प्रकृति या हमारी दिनचर्या से जोड़ें, तो एक तरह से जब हम पेड़ को कलम कर, मतलब किसी पेड़ की डाली को काट कर उसे दूसरे जगह लगाते हैं, मतलब हम एक नई सृष्टि का आरंभ करते, एक नई सृष्टि को उत्पन्न कर, मतलब बढ़ाते हैं। जैसे हम कुछ भी पेड़ लगाते हैं तो पहले हम उसको डाली को कलम करते हैं, फिर कलम करने के पश्चात हम उसको एक दूसरी जगह पे हम लगाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये भी हमारी प्रकृति की जो प्राकृतिक ढांचा है उससे जुड़ा हुआ है। ये हमारा करम त्यौहार, करम की डाली को काटना, ये हम बरसात के मौसम में, जैसे हम नए पेड़ भी जब लगाते हैं, हम नए पेड़ लगाते हैं, नई डाली लगाते हैं, तो भी हम बरसात के मौसम में लगाते हैं। और जब हम करम की जो सेवा कर रहे हैं, जब करम का पर्व मना रहे हैं, तो उसमें भी हम करम की डाली को काट कर अखड़ा में हम गाड़ते हैं, है ना। अखड़ा में जब हम गाड़ रहे हैं, मतलब हम
एक नए पेड़ को मतलब हम एक नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। ये एक प्रतीक है हमारे त्योहार का, हम ये भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एक हर्षोल्लास और आनंद मनाने का, एक उत्सव मनाने का, ये सिर्फ एक कारण नहीं है ये पर्व, है ना। और हम एक नई सृष्टि का मतलब निर्माण कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है सोहराई। मतलब हम लगातार क्रम, एक तरह से कहा जाए तो हम क्रम से ही जा रहे हैं। उसके बाद आता है सोहराई आता है। सोहराई का जो त्योहार होता है वो एक तरह से, जिस तरह से होली और फग्गू में हमारा कुछ कन्फ्यूजन है हमारे लोग, हम लोगों को, उसी तरह से ये सोहराई जो है, सोहराई और दिवाली दोनों एक ही समय पर मनाया जाता है, लेकिन उसमें भी हमारा सोहराई और दिवाली दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न है। क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी समुदाय में जब हम सोहराई मनाते हैं, हम भी दिया जलाते हैं। सोहराई में हम दिया जलाते हैं, लेकिन हमारा दिया और बाकी समुदाय के लोगों के दिए से किस प्रकार भिन्न है। हम जब सोहराई मनाते हैं तो जैसे अभी मैंने बताया कि हम अभी खेती बाड़ी करते हैं, तो जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो हमारे आदिवासी समुदाय में मवेशियों का बहुत योगदान है। खेती बाड़ी में हम लोग हल चलाते हैं, हल चलाने के लिए हम लोग मवेशी का प्रयोग करते हैं, है ना। सॉरी। तो जब खेती बाड़ी का मौसम ख़त्म हो जाता है और जब ये अगर मतलब सब लगभग सितंबर तक जितना भी जुताई कुड़ाई और खेती बाड़ी का सारा चीज़ लगभग ख़त्म हो जाता है, और कुछ फसल मतलब घर में आना भी शुरू हो जाता है। एक तरह से कहा जाए तो इसको हम लोग नए फल, नए अनाज की खाने की शुरुआत नवाखानी भी कह सकते हैं। हालांकि नवाखानी कुछ जगहों में नवाखानी अलग से मनाई जाती है, लेकिन एक तरह से कहा जाए ये हम कह सकते हैं एक हमारे आदिवासी समुदाय का एक नवाखानी भी कह सकते हैं, जिस नवाखानी में हम अपने मवेशियों को भी हम शामिल करते हैं। ये हमारी एक आदिवासी समुदाय की एक सहभागिता, बराबर की सहभागिता का एक प्रमाण है कि हम अपने मवेशियों को भी हम एक हमारे बराबर की दर्जा देते हैं, है ना। हम और बाकी लोगों की तरह दिखावा नहीं करते हैं कि जैसे हम लोग बहुत सारे विवाद अभी चल रहे हैं गाय को लेके, हम उन लोगों की तरह विवाद नहीं करते हैं। हमारे समाज में विवाद नहीं है, हम लोग उन लोगों की तरह दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने समाज में मवेशियों को भी हम उतना ही महत्व देते हैं जितना हम अपना इंसानों का महत्व देते हैं, है ना। उसी महत्व का ये त्यौहार है सोहराई। क्योंकि सोहराई का जो त्यौहार होता है, तब तक हम अक्टूबर नवंबर के आसपास ये सोहराई का त्यौहार मनाते हैं हम, तब तक बहुत सारे अनाज जैसे दलहन वगैरह हो गए, उड़द वगैरह हमारे घर में लगभग आना शुरू हो जाता है, तब तक वो तैयार हो जाता है। तो इस समय जो होता है, हम सोहराई में घर की सफाई करते हैं, गुहाल की सफाई करते हैं, मवेशी को नहलाते धुलाते हैं, उसके खूर में तेल लगाते हैं, उसके सिर में तेल लगाते हैं, उसको माला पहनाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं। उसमें चित्रकारियाँ भी लोग करते हैं, उसमें रंग बिरंगे उसके शरीर को सजाते हैं, रंगों से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, उसके सींगों में फूल लगाकर सजाते हैं, गले में माला पहनाते हैं, और हम अपने मवेशी को सम्मान देते हैं। ये एक त्योहार है हमारा, एक तरह से कहें तो ये हमारा मवेशी को सम्मान देने का त्योहार है। ये त्योहार हमारा मैंने दिए की बात की थी। हम जब त्योहार ये सोहराई जो हम मनाते हैं, तो हम जो दिया जलाते हैं वो दिया हमारा दीपावली वाला दिया नहीं होता। हम वो दिया मेनली मुख्य रूप से हम गुहार घर में जलाते हैं। कहीं जले ना जले, हम वो गुहार, या गुहार कहें तो गुहार मतलब गौशाला, जहाँ पे हमारे मवेशी रहते हैं, हम वहाँ पे पूजा करते हैं। उसमें उस घर में हमारी पूजा होती है, वहाँ पे दिया जलाते हैं। और उस दिन हम उड़द, चना या जो दलहन होते हैं, जो भी दलहन, बोदी जो भी होता है, उन दलहन को हम उसको उबालते हैं
और मवेशी को वो खिलाते हैं नए सूप में, नए सूप में हम उसको खिलाते हैं उस अनाज को। और एक समानता की हम बात जब कर रहे हैं मवेशी की, तो एक उदाहरण और ये भी है कि जिस दिन हम उस मवेशी का त्यौहार मनाते हैं, सोहराई मनाते हैं, तो हम मवेशी के लिए जो चारा हम तैयार करते हैं, चारा कहें या भोजन तैयार करते हैं, जो दलहन है उसको उबाल के स्टीम करके जो हम देते हैं, उस दिन सारे घर के परिवार उसी को खाते हैं। सारे लोग उस दिन वही खाते हैं जो मवेशी खा रहे होते हैं। और अगर आप उस दिन किसी के घर अगर आप जाते हैं, मेहमान किसी के भी घर जा रहे हैं, तो आपको उस दिन खाने के लिए आपको हर घर में वही आपको दिया जाएगा। तो हम कहें तो हम प्रकृति, मवेशी चाहे वो जंगली जानवर हो, पालतू जानवर हो, हम सबका सम्मान करते हैं। सब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को जानते हैं और हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। और जब हम पशु समानता की हम बात कर रहे हैं, तो एक बात और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे शिकार हमारे यहाँ मतलब कई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हम लोग शिकार के लिए जाते हैं। जैसे फागुन के समय फग्गू सेंद्रा जो होता है, जब हम मनाते हैं, फग्गू में हम लोग सेंद्रा जिसको कहते हैं शिकार खेलने जाते हैं, उसमें उसको सेंद्रा कहते हैं। तो जब फग्गू सेंद्रा में जाते हैं, तो जब हमारे साथ में अगर कोई कुत्ता गया है उस शिकार में, अगर हमारे साथ शामिल हुआ है, और चूँकि तो फिर उस कुत्ते को भी उसका हिस्सा मिलता है। ये हमारे में एक बराबरी का कहा जाए, एक बराबरी का एक उदाहरण है कि हम कहीं भी हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सोहराई में हम मवेशी का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। हम हर मौक़ों में, ऐसे सामान्य दिन में भी हम अपने मवेशियों को हम वही सम्मान देते हैं और दिखावा हम नहीं करते हैं। और ठीक है, फिर जब ये बात आ गई तो फिर और एक खैर शायद ये मुझे कहना उचित होगा या नहीं होगा यहाँ पर, जैसे आजकल विवाद चल रहा है गौ को लेके, गाय को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। तो जैसे लोग अगर हमारे आदिवासी समुदाय में टोटेम व्यवस्था है, टोटेम व्यवस्था जिसमें हम हर किसी का कुछ ना कुछ टोटेम होता है। वो प्रकृति से, वो भी एक तरह से कहे प्रकृति से जुड़ा होता है, पेड़ पौधे, मवेशियों से, जानवरों से जुड़ा होता है। तो अगर हम उस टोटेम का जो व्यक्ति होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो उसका टोटेम है वो उसकी रक्षा करे, उसको वो नहीं मार सकता। जैसे अगर कोई लकड़ा है, ठीक है, जो लकड़ा जिसका लकड़ा टोटेम है, उसका मतलब वो उसका होता है लकड़बग्घा, तो वो उस लकड़बग्घे को नहीं मार सकता। तो इस तरह से जो हमारे एक है कि हम लोग सारी प्रकृति को हमने बचाने का एक साइकिल बनाया है, जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र जो हम कहते हैं, उस तरह से हमने बनाया। हमारा जो है वो बना हुआ है, हमारा एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हम लोग हमारे हर एक टोटेम को किसी एक प्रकृति की रक्षा करने की जिम्मेवारी दी गई है। तो अगर हम आदिवासी समुदाय इस तरह से, अगर हम सब लोग अगर इस तरह से अगर ये कहें कि नहीं, मेरा टोटेम ये है, मैं किसी को नहीं ये करने दूंगा और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर तो प्रकृति में फिर कुछ रहेगा ही नहीं कि मतलब कुछ उपभोग के लिए कुछ बच भी नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे टोटेम में नमक से लेकर धान से लेके हर मवेशी का नाम आ जाता है। बहुत सारी मवेशी हैं, मछलियां हैं, तो इस तरह से हमारे में आता है। तो खैर ये अलग विषय है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। और जब फिर टोटेम की बात आती है तो फिर
और जब हम सामाजिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो फिर मैं कुछ जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ निषेध हैं, जब अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो मैं कुछ बातें आती जाएंगी, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। जैसे हमारे समाज में कुछ निषेध है। निषेध मीन्स कुछ मनाही ना करने वर्जनाएं हैं। तो जैसे लगभग पूरे विश्व के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उनमें ये परंपरा है कि वो समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं। वो अपने सेम गोत्र में विवाह करने की उनकी वर्जना है, वो नहीं कर सकते हैं विवाह। हालांकि मैंने वर्तमान समय में ये भी परंपरा अभी टूट रही है। मैं देखती हूँ कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर समगोत्र में भी विवाह हो जा रहा है। हालांकि इसके लिए आर्थिक या सामाजिक दंड की व्यवस्था है, उसके बावजूद हो रहे हैं विवाह। लेकिन ये एक हमारे समाज में एक अपराध की श्रेणी में एक गिनती की जाती है। सेम गोत्र के लोग सेम गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। फिर जब रिश्तेदारी में फिर एक रिश्तेदारी वर्जना है। रिश्तेदारी में जैसे हमारा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारे समुदाय में नाम नहीं लिया जाता है कुछ बड़े लोगों का, या फिर जैसे कुछ महिलाओं के लिए एक वर्जना ये है कि अपने पति के जो बड़े भाई होते हैं, जिसको भैंसुर कहा जाता है, उसके सामने वो खुला बाल करके नहीं आती हैं, उनके नज़दीक नहीं जाती हैं, उनको छूने की मनाही, उनको स्पर्श नहीं कर सकती, छू नहीं सकती हैं। ये सामाजिक वर्जनाएं हैं। अगर ऐसे कोई करती हैं तो फिर उनको कुछ सामाजिक दंड दिया जाता है, जिसमें कुछ आर्थिक दंड भी हो सकता है। फिर नाम लेने की वर्जना है। जैसे जल्दी नाम नहीं लिया जाता है, उसमें इस तरह से बुलाया जाता है, फलाने की माँ, फलाने के पिताजी। जैसे कोई पत्नी है तो वो अपने पति का नाम नहीं लेती है ना। हमारे आदिवासी हाँ, अब कुछ मतलब कहीं कहीं प्रयोग हो जाता है, ये अपवाद है। लेकिन अगर व्यवस्था या परंपरा की जब हम बात करते हैं तो परंपरा में ये नहीं है कि कोई महिला मेरा पति या मेरा आदमी इस तरह का प्रयोग नहीं करती है। ये मेरा पति शब्द तो खैर तथाकथित मुख्य धारा के शब्द हैं, क्योंकि हमारे समाज में पति शब्द है ही नहीं। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम मुख्य धारा की हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसका पति या उसकी पत्नी। लेकिन जब हम आदिवासी समाज में हम बात करते हैं, अगर मैं कुड़ुक समाज की बात करूं तो कुड़ुक समाज में अगर हम बता रहे हैं उसके पति की जगह उसके पति नहीं कहेंगे हम, आसगी आलस या आसगी मेतस, मतलब उसका आदमी। जैसे पति या पत्नी, इस तरह का पति मतलब स्वामी। तो इस तरह का स्वामी या हमारे में इस तरह का कोई बड़ा या छोटा की बात नहीं होती है, यहाँ समानता की बात होती है। उसका पति मतलब आसगी आलस, ठीक है। पति नहीं कहा जाता है, आसगी आलस, उसका आदमी, ठीक है। और स्त्री के लिए प्रयोग होगा तो आसगी आली, ठीक है। तो उसकी औरत, उसका आदमी, उसका औरत, इस तरह से प्रयोग होता है। मतलब और अगर जैसे मतलब अगर कोई महिला अपने पति के बारे में अगर कुछ कह रही है, अपने पति के बारे में कह रही है, तो जैसे अगर बच्चे हैं तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनका नाम लेके कहती है कि उसके पिताजी, उनके पापा। या फिर अगर बच्चे नहीं हैं तो ये कहेगी, जैसे अपने कोई देवर या कोई ननद होगी तो उसका नाम लेके कहेगी कि उसका भाई, ठीक है। तो फलानी का भाई, फलानी का भाई, इस तरह का नाम नहीं लिया जाता है। ये एक नाम लेने की वर्जना है। खाने पीने की जो वर्जनाएं हैं तो वो तो मैंने बता ही दिया है कि हमारे, जैसे पहले ही मैंने कह दिया, खाने पीने की कुछ वर्जनाएं हैं। जैसे जिसका जो गोत्र होता है, टोटेम होता है, वो इस चीज़ को नहीं खाता है। जैसे अगर मान लिया किसी का टोटेम में का मतलब होता है मछली,
तो वो एक विशेष प्रकार की एक मछली होती है, खास प्रकार की मछली, उस मछली का सेवन नहीं करेगा। जैसे मेरा टोटम बड़ा है, मतलब बरगद वृक्ष है, तो मैं बरगद वृक्ष का फल नहीं खाऊंगी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जिसका गोत्र कुछ पक्षी का नाम है, तो वो उस पक्षी को नहीं खाएगा। तो इस तरह से कुछ वर्जनाएं हैं, जो खाद्य वर्जनाएं आती हैं। फिर कार्य करने की वर्जनाएं भी हैं हमारे आदिवासी समाज में। जैसे कुछ उदाहरण के लिए है, जैसे छत नहीं चढ़ती हैं, छत बनाने की वर्जना है हमारे आदिवासी समाज में। महिलाएं छत नहीं फेरती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ज़्यादातर हमारे आदिवासी समाज में बहुत सारे लोगों, मतलब पुरखा समय से ही हमारे ज़्यादातर घर जो होते थे खपड़ैल और घास फूस के जो होते थे, तो उस घास फूस को या खपड़े को छाड़ने की परंपरा हमारे आदिवासी समाज की महिलाओं को नहीं है। हल जोतने की या हल को छूने की परंपरा नहीं है। और अगर ऐसा कोई महिला करती है जानबूझकर, वर्जना को हर एक महिलाएं जानती हैं, और जानबूझकर भी अगर कोई महिला करती है, जानबूझकर कोई गलती करती है, तो उसको सामाजिक दंड दिया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है। जैसे छत चढ़ने पर कहते हैं कि कान काटने की परंपरा है, पर आज तक शायद मैंने कभी देखा ना सुना नहीं है कि ऐसा होता है, क्योंकि महिलाएं खुद ही सतर्क हैं, कभी ऐसा गलती करती नहीं है। तो आज तक किसी महिला का कान कटा नहीं है। ये सच में काटा जाता था पहले, या फिर मतलब एक भय उत्पन्न करने के लिए ये कहा जाता है, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सामाजिक दंड का विधान है। इस तरह से नहीं करना है। कान काटा ना जाता है नहीं जाता है ये अलग बात है, लेकिन दूसरी दंड विधान अवश्य हैं। और फिर अगर मैं फिर बात करूं वर्जना, तो ये वर्जना में शामिल नहीं है, लेकिन मैं उसको मतलब मेरी दृष्टि में ये एक परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे हमारे समाज में, आदिवासी समाज में स्त्री सूचक गालियाँ कभी नहीं थी। क्योंकि जब हम आजकल, जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को, हम आदिवासी बहुत सारे लोगों को, लड़कों को, भाई लोगों को, लड़कियों को भी, महिलाओं को भी मैं देखती हूँ कि स्त्री सूचक गालियों का प्रयोग करते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ, हमारे इसमें ऐसा नहीं है कि गालियाँ नहीं हैं, ठीक है, गालियाँ हैं, लेकिन स्त्री सूचक गालियाँ नहीं थी। और ये जो अब के जो हमारे लोग हैं जो स्त्री सूचक गालियों का जो प्रयोग करते हैं, वो स्त्री सूचक गालियाँ हमारे समाज की नहीं है। ये हमने दूसरे समाज से इस गलत चीज़ को ग्रहण किया है। तो हमारे समाज में स्त्रियों का भी एक विशेष महत्व है, हम उसको सम्मान देते हैं, हमारी मातृशक्ति की पूजा होती है, हमारे बराबर का सम्मान दिया जाता है। और हालांकि अब वो भी एक हो सकता है, कुछ भाई लोग इससे असहमत हो सकते हैं, कुछ विद्वान इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते हैं कि आज हम जो दूसरे समाज की जो गलत चीज़ें हैं, हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपने समाज में। अपने जो महिलाएं थी, उनको जो बराबरी का हक था, शायद अब कहीं ना कहीं मतलब वो कुछ कम सा होता दिख रहा है, किसी न किसी कारणवश। मतलब उसके पीछे कुछ और भी राजनीतिक सामाजिक कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता कम होती है। इसके पीछे का कारण तो हो सकता है ये भी है कि महिलाएं भी इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होती है, उसमें आगे आने की कोशिश नहीं करती हैं, ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि हमारे समाज के जो भाई लोग हैं, वो भी अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, माँ को, बेटियों को, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको आगे लाने का प्रयास करें। क्योंकि हम जब बात करते हैं हमारे आदिवासी समाज में स्त्री पुरुषों को जब बराबर का हक है, तो हमें लगता है कि सामाजिक धार्मिक सहभागिताओं में धार्मिकता में खैर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो अलग विषय हो जाता है।
लेकिन मैं चाहूँगी जो सामाजिक सहभागिताएं हैं उसमें हमें बड़ा होना चाहिए उसमें। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं कई जगह देखती हूँ कि अम, महिलाएं हैं, खासकर कुछ गलतियां लड़कियों से भी होती हैं, लड़कों से भी होती हैं, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। लेकिन कई मामले जब हम जब ऐसे मामले आते हैं, जब गलतियों की या अ, भूल की जब बात होती है, तो अक्सर हमारे समाज में लड़कों की गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है और लड़कियों की गलतियों को ज़्यादा उसको फोकस किया जाता है, उस पर ज़्यादा बातचीत की जाती है। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां गलती नहीं करती हैं, लड़कियां गलती करती हैं ज़रूर, और अच्छी बड़ी बड़ी गलतियां भी करती हैं, लेकिन सिर्फ लड़कियों को कोसने से और अपनी गलती ना मतलब सिर्फ लड़कियों को कोसने से वो नहीं सुधर सकती है। हमें जानना होगा कि अगर कोई गलती कर रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो ऐसी गलती क्यों कर रही है। जैसे हम लोग, अगर मैं झारखंड की बात करूं या हमारे यहाँ झारखंड के आदिवासी समुदाय की मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो अंतरजातीय विवाह की जो परंपरा है, परंपरा नहीं कह सकते हैं, ये एक गलत प्रचलन जो चल रहा है, जिसमें कुछ बहनें हैं जो रास्ते से भटक जाती हैं और गैर आदिवासियों के बहकावे में आ जाती हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे आदिवासी समाज के लिए। उन बहनों को सोचना चाहिए कि वो अपने समाज से कटकर कितना बड़ा गुनाह कर रही है, और हमारे भाइयों को भी ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अगर वो इस तरह की गलती कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, और मतलब उसके पीछे का कारण हमें सबसे पहले तो कारण जानना होगा। क्योंकि हम सिर्फ मैं देखती हूँ सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण होता है। लड़कियां हैं वो लड़कों पर इल्ज़ाम लगा रही होती हैं, लड़के लड़कियों पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। हमारा उद्देश्य समस्या का समाधान ढूंढना है। हमें समस्या पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, हमें समस्या का समाधान ढूंढना है। और जब मैं समस्या की बात कर रही हूँ तो एक समस्या हमारे समाज में एक ये भी है, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, हालांकि संस्कृति दो तरह की होती है, एक मूर्त एक अमूर्त। तो मूर्त संस्कृति में जो हम देखते हैं छूते हैं, जैसे हमारे पहनावे ओढ़ावे, खान पान, हमारे वाद्य यंत्र, नृत्य, ये सारी चीज़ें हमारे संस्कृति मूर्त रूप में आती हैं। लेकिन जब अमूर्त रूप की बात करते हैं जब, तो वो हमारी एक भावनाएं होती है, आदिवासी भावना, जिसमें जैसे हम महसूस करते हैं कि हम अपने आप को एक आदिवासी कहते हुए हम कितना प्राउड महसूस करते हैं, अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब हम एक आदिवासी अपने आप को आदिवासी कहते हुए गौरवान्वित करते हैं और उस संस्कृति से खुद को कितना जुड़ा हुआ पाते हैं, खुद को जोड़ पाते हैं। तो ये जो है ये एक हमारी भावनात्मक संस्कृति है। तो जब हम अगर हमारे पास भावनात्मक संस्कृति है तो जाहिर सी बात है हम जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ गलतियों की, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बहनों को जो इस तरह की गलतियाँ करती हैं, भाइयों को भी, ऐसा नहीं है कि भाई लोग मतलब गैर आदिवासी से विवाह नहीं करते, ऐसा नहीं है, भाई लोग भी करते हैं गैर आदिवासियों से विवाह। लेकिन हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है, हमें भावनात्मक संस्कृति को जगाने की ज़रूरत है। जब हम अपने आदिवासियत को हम पहचानेंगे, जब हम अपने आप को जिस दिन हम पहचानने लगेंगे, तो फिर हम दूसरों को नहीं, हम दूसरों को कॉपी नहीं करेंगे, है ना, कि हम दूसरों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, हम खुद से प्यार करने लगेंगे। जब हम खुद को अच्छी तरह से जान जाएंगे, अच्छी तरह से जानेंगे, तो हम खुद से प्यार करेंगे। जब हम अपने बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, तब हम दूसरों से अर्थात गैर आदिवासियों से की ओर हम आकर्षित होते हैं, उनकी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। तो यहाँ पर मैं
और एक चीज़ मैं यहाँ पे भाइयों के लिए खासकर मैं टिप्पणी करना चाहूँगी। संस्कृति की बात हो रही है और गलतियों की बात हो रही है, तो मैं और एक चीज़ बात करना चाहूँगी कि जैसे हमारे आदिवासी समुदाय में और हर जगह की मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हमारे झारखंड के जो आदिवासी हैं, सभी नहीं हैं ऐसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो शराब पीते हैं, है ना, और उसको संस्कृति से जोड़ देते हैं। है ये हमारी संस्कृति, बेशक है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा। हम जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हड़िया का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संस्कृति के नाम पर हर चीज़ को हम संस्कृति में नहीं जोड़ सकते हैं। जब हम संस्कृति की बात करते हैं और हम शराब का सेवन करते हैं तो हमारी संस्कृति में हड़िया है, हमारी संस्कृति में और दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसका हम सेवन करते हैं, जैसे बियर हो गया, रम और पता नहीं है महुआ और जितने भी तरह के जो शराब हैं वो हमारी संस्कृति के तो नहीं है। हमारी संस्कृति के तो हड़िया है, ठीक है, जो चावल से बनता है, जिसको राइस बियर भी कहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। हम अपने जब हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो हम उसमें कोई दूसरे मादक द्रव्य का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ हड़िया का प्रयोग करते हैं। तो हम संस्कृति के नाम पर हम और बाकी चीज़ों का सेवन करके हम क्यों अपना हेल्थ वेल्थ और अपना सामाजिक जो सम्मान है वो हम क्यों खोते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए एक समस्या है। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहती कि सारे लड़के या सारे भाई इस तरह से हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इन सब इसके चपेट में हैं। तो इस चीज़ को भी मुझे लगता है सुधारने की ज़रूरत है। अब तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी बहनें, आदिवासी बहनें भी शराब का सेवन करने लगी हैं। शराब का सेवन करना या हड़िया पीना ये बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कहती कि ये बुरी बात है, लेकिन जब हम इसको संस्कृति का हिस्सा मानते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि इसको एक सिर्फ संस्कृति की तरह एक परंपरा या एक कहें इसको एक क्या बोलेंगे, एक बैलेंस मात्रा में इसका प्रयोग होना चाहिए। जब हम किसी अनुष्ठान में हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम में प्रयोग कर रहे हैं, तो जिस तरह हम आजकल शहरी परिवेश में देखते हैं, जब हम किसी अतिथि का सत्कार करते हैं तो हम उसके लिए शरबत या फिर चाय की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, तो हम उसे पूरा 4 लीटर शरबत या फिर 4 लीटर चाय नहीं पिलाते हैं, है ना, हम उसे बस 1 गिलास देते हैं, 1 गिलास 2 गिलास इतना ही हम उसको पिलाते हैं। तो हम क्यों हड़िया को पूरे 2-2 4-4 लीटर हम क्यों गटक जाते हैं? हम उसको भी तो 1 गिलास 2 गिलास ही प्रयोग कर सकते हैं, है। संस्कृति के नाम पर हम उसको गलत तरीके से हम उसको प्रयोग ना करें। और खैर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे। और फिर जब इस संस्कृति की बात आ रही है तो फिर एक मैंने कविता लिखा है शराब पर, शायद कुछ भाई लोगों को अच्छा ना लगे, फिर भी मैं उसे सुनाना चाहूँगी, क्योंकि उस कविता का कुछ मतलब है। उसमें थोड़ी सी उसमें कुछ भाइयों को मैंने कुछ प्रेरणा दी है, ठीक है। ये कहानी कुड़ुक में है, हालांकि मैं उसका हिंदी अनुवाद भी मैं करके बताऊंगी। उस पूरा कविता मैं नहीं पढ़ूंगी वरना आप लोग उब जाइएगा। तो वो कविता है, मेरी कविता है, कुड़ुक में मैंने ये कविता लिखा है। खल गही आड़ी खोटरा लगी, कुड्डी धरा एपटा चिड़ा, खल्लन एरा कला दादा, चेपा चिया खोचा चिया, खल निंघन बछबा दादा, अर्खी झरन अम्बा दादा। इसका शीर्षक है अर्खी झरन अम्बा दादा। एड़पा निंघय खतरा लगी, बलिन धरा पचरिन संभड़ा गे, एड़पा तरा किर्रा दादा, चेपा चिया खोचा चिया, एड़पा निंघन बछबा दादा। तो मेरी पूरी कविता मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि उसका हिंदी अनुवाद भी बताना है। तो मेरी इस कविता का मतलब ये है कि मैं भाई से आग्रह कर रही हूँ। इस कविता में आग्रह है, मैं भाई से आग्रह कर रही हूँ कि खेत का
जैसे हम लोग देखते हैं कई बार कि भाई लोग शराब पीते हैं और अपने घर द्वार, बच्चों, बहनों इनको ध्यान नहीं दे पाते। तो उनके लिए ये कविता है, मैं उनसे आग्रह कर रही हूँ इस कविता में कि भाई खेत का जो आड़ है, मतलब उसका मेड़ है, वो टूट रहा है। कुदाल पकड़ो और एकटा, मतलब वो झोड़ी झोड़ी पकड़ के, भार या झोड़ी पकड़ के जाओ खेत को, और उसमें उसको मतलब उसको संभालो, उसको उसमें मिट्टी दो, उसमें खोंचा, मतलब एक खोंचा दे, खोंचा एक तरह का, यहाँ मतलब खेतों में जो खोंचा शायद आप लोग भी देखते होंगे, जब खेतों जहाँ ज़्यादा बहाव होता है वहाँ पर लकड़ी का, छोटी लकड़ियों का और पत्थर का टेक बनाया जाता है जिसे खोंचा कहते हैं। तो वो खोंचा लगाने की मैं बात कर रही हूँ कि कुदाली और पकड़ो और जाके खोंचा दो और खेत को बचाओ, खेत को टूटने से बचाओ, बहने से बचा लो, है ना। फिर आगे आगे मैं कह रही हूँ कि घर तुम्हारा धंस रहा है, तुम जहाँ भी हो आओ दीवार को संभालो, क्योंकि बारिश जब होती है तो जब छत चूता है तो उसमें से दीवार भी धंसती है। तो मैं कहती हूँ कि दीवार, मैं कह रही हूँ इस कविता में, भाई तुम आओ, जहाँ भी हो आओ और दीवार को बचा लो और टेका दो दीवार को, दरवाज़ा दरवाज़ा गिरने वाला है। दरवाजे का मतलब सिर्फ घर का दरवाज़ा। मैं ये जो कविता लिखा है मैंने, ये सिर्फ खेत नहीं है, इसमें मैंने समाज को मैंने प्रतीक के रूप में मैंने यहाँ पे खेत को और घर को लिया है। इसमें मैं समाज की मैं बात कर रही हूँ कि मतलब समाज हमारा गिर रहा है, ठीक है, तो समाज को भी संभालना है। तो इसमें मैंने खेत को और इसको मैंने प्रतीक के रूप में लिया है कि खेत को संभालो, घर को संभालो, है ना, मतलब समाज को संभालो। और फिर मेरी कविता में आगे मैंने लिखा है कि तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, उनको कॉपी किताब पकड़ाओ, उसको स्कूल भेजो और उसको क्या बोलेंगे, उनको मतलब बुद्धिमान बनाओ। फिर आगे मैंने इसी कविता में फिर मैंने आगे कहा है कि तुम्हारी बहन जो गलत रास्ते पर चलने लगी है, जो उसको संभालो, उसका हाथ पकड़ के उसको सही रास्ता दिखाओ, उसको समाज का और घर का जो क्या बोलेंगे महत्व है उसको समझाओ, उसको बताओ। मैंने ये इस कविता में मैंने कहा है, भाई से मैंने आग्रह किया है। और फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं, अब मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी इस पर। मैं अपनी और कुछ एक दो कविताएं मैं मैं अभी मैंने एक कविता लिखा है, वो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। शायद आप लोग को उबाऊ महसूस हो, लेकिन कविता सुनना क्योंकि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है, कविताएं अक्सर उबाऊ ही होती हैं। तो मैं एक कविता आप लोगों के सामने रख रही हूँ, जो वर्तमान समय में ये अभी एकदम प्रेजेंट का ये एक घटना घटी है, एक दुर्घटना कह सकते हैं, घटना कह सकते हैं, या जो कहिए, मतलब एक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक काला अध्याय का एक, मतलब हमारे समाज के इतिहास में एक काला टीका ये एक बन जाएगा। क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कछारगढ़ की मिट्टी और झारखंड के सरना स्थल की मिट्टी को अयोध्या ले जाया गया है, अयोध्या लेने के लिए वहाँ की मिट्टी संग्रह की गई है। तो वो हम लोग, हाँ, हम जैसे जिस तरह से सनातनी हिंदू लोग कहते हैं कि आदिवासी को हिंदू में जबरदस्ती हिंदू थोपना चाह रहे हैं उन आदिवासियों पर। तो और हम आदिवासी कुछ हैं जो अपने आप को मानते हैं, हिंदू मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने आप को प्रकृतिवादी मानते हैं, प्रकृति के पूजक मानते हैं, अपने आप को बिना धर्म, उनका कोई धर्म नहीं है।
जैसे अगर हम देखते हैं सरना धर्म, जैसे झारखंड में सरना धर्म है, तो ये सरना धर्म भी बहुत बाद में आया है। हम लोग शुरू से धर्मवादी नहीं थे। हमारे लिए धर्म हमारे लिए बाद में आया, चाहे वो गोंडी धर्म हो चाहे सरना धर्म हो, ये हमारे लिए बहुत बाद में धर्म आया है। हमारे पास कोई धर्म नहीं था। हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हमारे लिए हमारा धर्म, हमारा कर्म और हमारा प्रकृति ही हमारा धर्म है। हम लोग एक दूसरे का जो सहयोग करते हैं वही हमारा धर्म है ना। तो मैंने वो जो हमारी जो मिट्टी, कुछ लोग हमारे ही ऐसा नहीं है कि वो लोग आके हमारे सरना स्थल से मिट्टी उठाए, ऐसा नहीं है। हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने हमारे सरना स्थल या जाहिर से और कछारगढ़ जो पवित्र स्थल है, गोंडों का ऐतिहासिक पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहाँ की मिट्टी को अयोध्या के लिए उठाए हैं, लिए हैं। एक तरह से कहा जाए वो समाज की सहमति से नहीं लिए हैं, ठीक है। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी है और वो कविता इस प्रकार है। शीर्षक मैंने अभी तक दिया नहीं है इस कविता का। वो कविता है, जल जंगल जमीन और अस्मिता खातिर जिनके खिलाफ लड़ते रहे हमारे पुरखे, जल जंगल जमीन और अस्मिता खातिर जिनके खिलाफ लड़ते रहे हमारे पुरखे, लड़ते लड़ते ना जाने कितने शहीद हुए, कितनों ने जेल की सलाखों के पीछे गुजार दी अपनी पूरी जिंदगी ताकि हम आज़ाद रह सकें। खून के कतरे कतरे से सींचा था जिस मिट्टी को, खून के कतरे कतरे से सींचा था जिस मिट्टी को, आज हम अपनी उसी माटी को अपने ही हाथों से उनके चरणों में मीन्स जिनके खिलाफ हमारे पूर्वज लड़ते आए थे, उनके चरणों में रख आए हैं। जमीर तो हम पहले ही बेच चुके थे, आज अपना दामन भी नीलाम कर आए हैं। आज हम अपना दामन भी नीलाम कर आए हैं। हमने खुद अपना चेहरा आईने में कभी देखा ही नहीं, समाज के चेहरे पर आज कालिख पोत आए हैं। जिन लोगों ने हमें बंदर भालू चील कौवा असुर राक्षस बनाए थे, हमारे पुरखों ने उनसे लड़कर हमें इंसान कहलाने का हक दिलाया था। आज हम अपनों से लड़कर खुद को फिर से जानवर बना आए हैं। अपनों से लड़कर मतलब हमारे ही लोग हमसे लड़ रहे हैं, है ना। हमारे कुछ लोग हैं जो उस मिट्टी को जो लेने के पक्ष में हैं, वो हमारे ही लोगों को, हमें ही, जो हम प्रकृति या जो वास्तव में जो सरना और कछारगढ़ के वास्तविक रूप से मानने वाले लोग हैं, वो हमें कह रहे हैं कि आज हमें कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। वो हमसे लड़ रहे हैं और हमसे ही लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने ये मतलब आखिरी जो मेरी कविता की जो आखिरी पंक्ति है उसमें मैंने कहा है, जिन लोगों ने हमें बंदर भालू चील कौवा असुर राक्षस बनाए थे, ठीक है ना, जो अयोध्या के जो हमारी मिट्टी ले गए हैं, मिट्टी मांग रहे हैं, जो अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, वो हमें अपने धर्म ग्रंथों में उन लोगों ने हमें कोई नाम नहीं दिया है। आप किसी भी उनके धार्मिक ग्रंथ में देखिए, हमें कहीं भी हमारा नाम नहीं होगा, हमारा एग्जिस्टेंट नहीं है, हम इंसान के रूप में हमें आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया है। हमें बंदर भालू चील कौवा के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ कहा है, जिन लोगों ने हमें बंदर भालू चील कौवा असुर राक्षस बनाए थे, हमारे पुरखों ने, जो हमारे पुरखे थे, जो उन्होंने हमें लड़कर हमारे इंसान होने का हमें दर्जा दिलाया था, हम आदिवासी कहलाए, हमारी एक अलग पहचान बनी, है ना। हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखे सिर्फ आज लड़े, हमेशा से लड़ते आए हैं। हड़प्पा सिंधु की सभ्यता से तब से हमारे लड़ते आए हैं। हम जानते हैं, जैसे हम जो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो हमारे आदिवासियों की सभ्यता कही गई है। हालांकि विद्वान ये खुले तौर पर नहीं कहते हैं कि वो आदिवासियों की सभ्यता है, क्योंकि वो हमें तो स्वीकारते ही नहीं है कि हम कुछ
अच्छा या इस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं या हम कुछ बड़े काम कर सकते हैं, तो वो हमें इंसान या अच्छा मतलब हमारी योग्यता पर उनको भरोसा नहीं है, तो वो हमारी सभ्यता भी नहीं मानते हैं, तो वो खुले तौर पर नहीं कहते हैं कि वो हमारी आदिवासियों की सभ्यता है, गोंडों की सभ्यता है या कुड़ुख लोगों की सभ्यता है, ये नहीं कहते हैं। हालांकि कुड़ुख भी द्रविड़ सभ्यता से आता है और द्रविड़ समुदाय से आता है, और जो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो द्रविड़ सभ्यता की मानी गई है। और जैसे हम लोग जानते हैं वहाँ की जो लिपि है वो भी गोंडी लिपि से मिलती जुलती है, उस पर रिसर्च हो रहा है, काफ़ी रिसर्च हो रहा है। तो हमें लोगों ने, हमारे पुरखों ने हमें लड़कर हमें इंसान का दर्जा दिलाया था। कम से कम इतिहास के रूप में हम, साहित्य में हम आइडेंटिफाई हो रहे थे। तो आज हमें, तो फिर मैंने लिखा है कि आज हम अपनों से लड़कर, मतलब यहाँ पर मैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो हमारी मिट्टी चुरा कर ले गए, हमारे पवित्र स्थल से हमारी मिट्टी चुरा कर ले गए हैं। मैं उनके लिए लिखा है, मैंने ये कहा, ये कविता मैंने लिखा है। तो हमें यहाँ पर वो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आज हम अपनों से लड़कर खुद को फिर से जानवर बना आए हैं, मतलब फिर से अपने आप को उन्हीं धर्म ग्रंथों के बंदर, भालू, रीछ, कौवा ये बना आए हैं। तो खैर अब बहुत ज़्यादा मैं और कुछ कविता कहानी और कुछ ये मैं नहीं बताऊंगी, बहुत समय हो गया है। तो आज के लिए, क्योंकि बहुत कुछ रह गया, शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाई। हालांकि अब गोंडवाना पत्रिका फिर से शुरू होगी तो हो सकता है उस पत्रिका के माध्यम से मैं जो अधूरी बातें हैं वो मैं कह पाऊँगी। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। सभी श्रोताओं को, दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति, क्योंकि उनकी वजह से ये लाइव कार्यक्रम सफल हो पाया है। और गोंडवाना दर्शन फेसबुक लाइव पेज के सभी टीम मेंबर को, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बातें रखने और कुड़ुख समुदाय के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहने का अवसर दिया। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा कुछ छोड़ दिया था, मेरे पास और भी बहुत कुछ था कहने को, लेकिन समय की कमी के कारण शायद मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर विस्तार हो गई शायद, या फिर लेकिन ये इतना भी ज़रूरी था, क्योंकि इतना भी विस्तार नहीं जाती तो समझ में भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों को जो जानते हैं उन्हें तो समझ में आएगा, लेकिन जो नहीं जानते शायद वो नहीं समझ पाते, तो थोड़ा विस्तार भी ज़रूरी था। तो मैं इतना ही कहकर मैं सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।